Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is session number 33 from the class of Communication Skills, Learning and Development. So since number of learners are very less today, so I request everyone to please participate as much as you can. हम सिर्फ 4 ही बंदे हैं आज, तो हम सारे equally participate कर सकते हैं. Let's have a quick recap of what we have learned earlier. हमने hot house search के बारे में पढ़ा था last time, एक न्यूज़ थी. फिर स्टिकिंग पॉइंट देखा था क्या होता है. स्टिकिंग पॉइंट इज एन ऑब्स्टेकल और एन इशू और ए प्रॉब्लम व्हिच एक्ट्स एज एन ऑब्स्टेकल टू नेगोशिएशन और द पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट. फिर है बिजनेस इंग्लिश में हमने देखा था लैंग्वेज फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर. वर्ड रूट एनालिसिस में ये 4 वर्ड्स थे, मैन, मिलन, मॉट या मुट. और फिर पैरेललिज्म हमने पढ़ा था, सेंटेंसेस के पैरेललिज्म स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, ये हमने शुरू किया था. और आज हम 3 जगह ध्यान रखेंगे, 3 तरह से पैरेललिज्म को देखेंगे कि कहाँ देखा जाता है और किस तरह से देखा जाता है. सो इन केस आपको अगर किसी को पूछना है कुछ पुराना, तो प्लीज लेट मी नो एनी टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने कल कहा था कि हमने एक जगह मिस्टेक की है, वो मिस्टेक आज मैं रेक्टिफाई करूंगा पैरेललिज्म के केस में. सेकंड एग्जांपल में हमने, जो लास्ट एग्जांपल थी पैरेललिज्म की, हमने एक मिस्टेक कर दी थी. चलो आज फैसल भी आए हैं. चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टुडे. द वर्बल स्किल्स. आज जो हम न्यूज लाए हैं वो है टाइनी कजन ऑफ टीरेक्स फाउंड. अब टीरेक्स क्या होता है? टायरेनोसोरस रेक्स. टायरेनोसोरस एक डायनासोर है. अजीम बहुत बड़ी बड़ी रेप्टाइल्स थे ये, जो अर्थ पे कभी चला करते थे और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. और अब इनको पता लगा कि टायरेनोसोरस रेक्स जो था वो सबसे बड़े डायनासोर्स में से एक था, और इनको एक उससे भी पुराना फॉसिल मिला है जो कि उससे छोटा है साइज में, बहुत छोटा. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1-1.5 मीटर के आसपास का डायनासोर है, और उसके फीचर्स और उसके एनाटॉमी, उसकी बॉडी की पूरी टायरेनोसोरस की तरह है. तो ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी इवोल्यूशन को समझने की, कि जो डायनासोर जिसको हम सबसे बड़ा समझते थे अभी, वो एक जमाने में वो भी कभी छोटा था एक टाइम पे. सो दिस इज टायरेनोसोरस रेक्स, टीरेक्स जिसको हम कहते हैं. और वेयर डिड द ग्रेट टीरेक्स केम फ्रॉम, ये इस न्यूज का टाइटल है. इसको कौन रीड करेगा? प्लीज जल्दी रीड करना. Is there anyone who wants to read it? या मैं नाम लूं किसी का और वो शुरू करेंगे? अरे कोई तो रीड करो. Who will read this? नजाकत, you will read it? या मरियम? फैसल, आप रीड करोगे इसको? Yeah, sure. Okay, please go on. Where did the great T-Rex came from? Mhm. A new dinosaur, a diminutive ancestor of the mighty Tyrannosaurus Rex has been identified by a paleontologist who first discovered the bone as a teenager in New Mexico more than 20 years ago. The creature dated back 92 million years, about 20 million years earlier than T-Rex, and would have been less than a meter tall. Scientists are now certain how the small Tyrannosaurus type Tyrannosaurus. dinosaurs evolved into some of the Yes, largest ma'am. and most fearsome creatures ever to walk on the earth. Thank you, Faisal. Fearsome creature ever to walk on the earth. थैंक यू फैसल, थैंक यू वेरी मच. तो ये है डायनासोर है, इनका नाम है टायरेनोसोरस रेक्स. डिमिनिटिव एंसेस्टर इनका मिला है. डिमिनिटिव के बारे में हम देखेंगे आगे क्या होता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो है ये टायरेनोसोरस रेक्स के भी 20 मिलियन ईयर्स पहले का फॉसिल था. सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. आई होप सबने ध्यान से सुना होगा और पढ़ा होगा. So what do we call the scientific study of life that existed prior to
होलोसिन इपॉक, होलोसिन इपॉक होता है जो पीरियड डायनासोर से उसके दौरान या उससे पहले का पीरियड है, उसको हम बोलते हैं होलोसिन इपॉक। तो स्टडी ऑफ, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसको हम पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं। और वैसे ही जो साइंटिस्ट ये स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं पेलियोंटोलॉजिस्ट, जो कि फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में यूज हुआ है। सेकंड इज व्हाट डू वी कॉल समथिंग व्हिच इज फ्राइटनिंग, ये कौन बताएगा, ये भी इसका भी वर्ड यूज हुआ है पीछे, क्या, हु इज दिस? मरियम। थैंक यू मरियम, यस यू आर राइट, इट इज fearsome. What is the word used for appearing large and impressive? कोई चीज जो बड़ी हो दिखे और इम्प्रेसिव दिखे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इम्पोजिंग बोलते हैं। जैसे दिस बिल्डिंग इज इम्पोजिंग, देखो इम्पोजिंग के दो मतलब होते हैं। इम्पोजिंग का एक मतलब है थोपना, दैट आई एम इम्पोजिंग लॉज ऑन यू, मैं आप पर कानून थोप रहा हूँ, या आई एम इम्पोजिंग रेगुलेशंस एंड रूल्स ऑन यू, मैं आप पर रूल्स और रेगुलेशंस थोप रहा हूँ। और दूसरा है दिस बिल्डिंग लुक्स इम्पोजिंग, या दिस मैन लुक्स वेरी इम्पोजिंग, के बड़ा है और इम्प्रेसिव है, ये बिल्डिंग बड़ी है और इम्प्रेसिव है। सो इम्पोजिंग का एक मतलब ये भी है। उसके अलावा व्हाट डू वी कॉल एक्शंस और इवेंट्स दैट हेल्प समवन एडवांस टुवर्ड्स समथिंग, इसको क्या बोलेंगे? वो एक्शंस या इवेंट्स जो किसी की एडवांसमेंट में उसको हेल्प करे, दीज आर कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन्स, ठीक। और लास्ट इज डिमिनिटिव, डिमिनिटिव होता है स्मॉल या मिनिएचर का एक फॉर्म है। अब देखो हम टायरानोसोरस रेक्स के जो इसका हमें एंसेस्टर मिला, उसको हम स्मॉल क्यों नहीं लिखते, उसको हम डिमिनिटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि टायरानोसोरस रेक्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो अनॉर्मस, बहुत बड़ा साइज में और जिंदा। वैसे ही डिमिनिटिव होता है समथिंग यूजुअली स्मॉल, जो अक्सर छोटी होती है लेकिन जिंदा होती है, और उसका एक ऑपोजिट उसका बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए हम डिमिनिटिव यूज करते हैं यहाँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन, और इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Okay, so let's go to the next one. Next one is a new meaning for an old word. तो आज का जो वर्ड है that is clue. अब clue का क्या मीनिंग होता है, ये कौन बताएगा? यार सेशन को बहुत इंटरेक्टिव बनाओ, आज सिर्फ हम 5 बंदे हैं, आज हम तो ज्यादा हैं भी नहीं। क्लू क्या होता है रक्षंदा? सर, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें किसी कंक्लूजन तक ले जाए। गूगल किया इसको? नहीं, गूगल करो। ये हमें जो है एक बार ग्रेजुएशन में हमें बताया था। ठीक है, सो दैट इज डाटा, दैट इज नॉट क्लू, क्लू इज हिंट, ठीक है। सो हिंट और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। इंफॉर्मेशन एक पुख्ता जानकारी होती है, हिंट एक ऐसी जानकारी होती है जो गेस की जाए या जो जिसको आप एज एन एविडेंस यूज करो, दैट इज कॉल्ड क्लू, ठीक है। सुराग, सुराग in Hindi. हाँ, सुराग, उर्दू में सुराग बोलेंगे क्लू को। तो क्लू का जो ट्रेडिशनल मीनिंग है वो सुराग है, लेकिन इसका एक नया मीनिंग भी है जो कि 1500s के बाद यूज होना शुरू हुआ, और वो एग्जैक्टली इस पिक्चर से मिलता जुलता है। तो इस पिक्चर को जानते हो आप सारे, ये क्या है? हमारी नानी दादी स्वेटर बुनती थी इनसे। सो यूजुअली इट मींस हिंट, आइडिया और एविडेंस। द न्यू कॉन्टेक्स्ट इज बॉल ऑफ यार्न। अब यार्न क्या होता है? YARN, यार्न। थ्रेड व्हिच इज रोल्ड। हाँ, समथिंग विच इज रोल्ड, और इस कॉन्टेक्स्ट में ऊन का गोला, ठीक है। So yarn is something which is rolled on a in form of a ball, thread which is rolled. Otherwise it is ऊन का गोला, क्योंकि अक्सर वही थ्रेड हमें एक बॉल की शेप में मिलता है, बाकी सारे थ्रेड हमें एक सिलेंडर की शेप में मिलते हैं। इसके हम वो देखते हैं एग्जांपल्स। वुड यू प्लीज पास मी द क्लू ओवर देयर? सो जब भी कोई आपको बोले ना कि पास मी द क्लू, तो वहां से समझ जाना कि ये एक थ्रेड का बॉल मांग रहा है, ये हमसे क्लू नहीं मांग रहा, ये हमसे हिंट नहीं मांग रहा। सेकेंड इज आई वॉन्ट ए येलो क्लू, यू गिव मी एन ऑरेंज क्लू। तो मेरे को पीले रंग का धागे का गोला चाहिए था, आपने मुझे ऑरेंज कलर का दे दिया है।
and the third is this is there is clue over there, do you know how to knit it. अब अगर कोई बोलेगा कि क्लू को बुनना है, ठीक है, तो समझ जाना कि ये क्लू की जिस क्लू की बात कर रहा है वो धागा है ना कि हिंट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसने पजल रखी हुई है वहां एक और आपको वो बोल रहे कि हाँ सारे क्लूज को इकट्ठा करो और फिर पजल सॉल्व करो। दिस इज नॉट लाइक दैट, दिस इज वेरी सिंपल। दिस इज एक देयर इज अ क्लू ओवर देयर, डू यू वांट टू डू यू नो हाउ टू नीट इट, आप उसको बुनना जानते हो। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? गूगल पे इसका मीनिंग नहीं मिलेगा आपको ये वाला, इसका मीनिंग आपको कहीं और से मिलेगा। आई गेस मुझे भूल गया कहाँ से It मिलेगा, is बट used गूगल पे। for the हाँ हाँ बोलो। it is used for the woolen threads or any other thread, the normal नहीं, threads which we use to नॉर्मली switch क्लू the uh, देखो होता क्या है, क्लू जो वर्ड है ना इसका एक्चुअल मीनिंग है बॉल ऑफ यान। अब यान जो होता है, यान का मतलब होता है बॉल ऑफ थ्रेड, ठीक। स्पेसिफिकली उनका गोला नहीं होता यान, लेकिन हमें जो अक्सर बॉल की शेप में वो थ्रेड मिलता है वो ऊन ही मिलती है, और कोई हमने देखा नहीं अभी तक। मतलब आपने बहुत usually we रेयरली, have जैसे नहीं, पतंग we उड़ाने वाला have धागा होता है that ना, रेशम, हाँ रेशम का गोला होता है, हाँ रेशम का भी उसको भी गोला। यान बोलेंगे, उसको भी यान बोलेंगे डेफिनेटली, वो भी यान है एक। अ, जो थ्रेड जिसको बॉल की शेप में रखा गया हो इकट्ठा करके रोल करके, दैट इज कॉल्ड यान, ठीक है। और ये जो यान वर्ड है ना ये आया है रेड इंडियंस की तरफ से, क्योंकि वहां डेजर्ट होता था, वो हर चीज को बॉल बनाकर रखते थे अपने पास, ये ओरिजिनेट वहां से हुआ है वर्ड यान। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, so let's move forward with the word. No, today the business English is explaining a misunderstanding. So अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या आपकी और आपके कस्टमर में, या फिर आपने और आपके भाई में, या आपके और आपके पेरेंट्स में, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इन अ वेरी पोलाइट वे। सो पहला है, आई थिंक देयर हैज बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी, या देयर हैज बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन कंडक्टिंग द इन डिलीवरिंग माय इंफॉर्मेशन टू यू। तो एक तो ये चीज है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि हाँ भाई एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे लग रहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको, या हम दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बात ये नहीं थी बात वो थी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, देयर हैज बीन अ बिट ऑफ मिक्सअप। अब मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एक और वर्ड यूज होता है, मिक्सअप। अक्सर लोग कहते हैं कि मिक्सअप आप इनफॉर्मल वे में यूज करते हो, फॉर्मल में नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मिक्सअप एक बहुत अच्छा वर्ड है और इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जहां पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग यूज नहीं करना वहां पर आप मिक्सअप यूज कर सकते हो। थर्ड इज लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। तो ये जो थर्ड फ्रेज है ना, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, इज जब आपको एक्सप्लेनेशन देनी हो साथ में, मतलब आपको रीजंस देने हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे जनरेट हुई, तब आप ये वाला फ्रेज यूज करते हो। इसके अलावा है लेट अस डिस्कस स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट हैज हैपेंड हियर। तो अब चौथा, ये वाली जो लाइन है, लेट अस डिस्कस स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें आप सामने वाले को ये नहीं बोलोगे कि भाई तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसमें आप उसको पूरा प्रोसेस बताओगे या सारे इवेंट्स बताओगे, और वो खुद समझ जाएगा कि हाँ यार मैंने ये वाला पॉइंट गलत समझ लिया था। एंड ये इतने ही है आई गेस, दीज आर वेरी हेल्पफुल। या किसी और के माइंड में है कोई और फ्रेज मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करने का, या इनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है किसी के पास? Sometimes we use a miscommunication word. सी मिसकम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसकम्युनिकेशन हुआ कि मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी और मैंने उसके बदले आपको कोई और इंफॉर्मेशन दे दी। तीन चीजें हैं, मिसकंडक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मिसकंडक्ट इज यूजुअली यूज फॉर बिहेवियर। जैसे मैंने आपको 9 बजे एक पार्सल पहुंचाना है आपके घर, सुबह 9 बजे मुझे बेल रिंग करनी है और आपके घर 9 बजे तक पार्सल जाना चाहिए। बट मैं क्या करता हूँ, मैं 8:30 बजे ही पार्सल छोड़कर बेल बजा के निकल जाता हूँ विदाउट गिविंग यू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। बिना आपसे बात किए पार्सल आपके दरवाजे के बाहर रख देता हूँ, या फिर मैं आता ही 10-11 बजे हूँ आपके पास, मैं लेट आता हूँ, एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं आता हूँ। सो उस टाइम मैं वर्ड यूज करूंगा देयर हैज बीन ए मिसकंडक्ट, ठीक है। या फिर दो एम्प्लॉयज के बीच में बहस हो गई, ऑफिस में कुछ हो गया, दिस इज मिसकंडक्ट। अब मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कम्युनिकेशन ये क्या होता है, ये ऐसे है जैसे आपने मुझसे अकाउंट नंबर 1153 की डिटेल्स मांगी और मैंने आपको 1135 की डिटेल्स दे दी।
सो आई एम मिस कम्युनिकेटेड यू, मैंने आपकी बात समझी नहीं और मैंने आपको, मेरी तरफ से तो वही है ना 1153, लेकिन आपको मालूम है कि 1153 नहीं 1135 की डिटेल्स आपके पास आएगी, सो दैट इज मिस कम्युनिकेशन। या फिर इसमें एक और चीज होती है, जैसे आपने एक चीज देखी होगी, कई सारे ब्रांड्स या कई सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे, खासकर आईटी मार्केट में, आईटी के फील्ड में ब्रांडिंग का बड़ा चक्कर होता है, ठीक है। जैसे हेल्प डेस्क आप खरीदते हो ऑनलाइन, या फिर आप एक वीडियो एडिटर, ऑडियो एडिटर या फिर टेक्स्ट एडिटर ले लेते हो, आप ऑनलाइन खरीदते हो उसको और आप उसको बोलते हो कि यार मुझे डी ब्रांडिंग करनी है। अब सामने वाला जो है उसको मालूम नहीं है कि डी ब्रांडिंग के पैसे लगते हैं। डी ब्रांडिंग मतलब वो अपना नाम हटा के आपका नाम डालेगा सॉफ्टवेयर के टाइटल में, ठीक है। डी ब्रांडिंग मालूम है ना आपको फैसल? Yes, yes, rebranding. Yeah. हाँ, डी ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। अब होता क्या है, सामने वाला जो बंदा है जो आपको डी ब्रांडिंग में हेल्प कर रहा है, उसको मालूम नहीं है कि डी ब्रांडिंग पेड सर्विस है और वो आपको फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड कर देता है। तो वो जब इस चीज को एक्सप्लेन करेगा ना आपको, वो बोलेगा आई मिस कम्युनिकेटेड यू, कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैंने मिस कम्युनिकेट किया आपको कि डी ब्रांडिंग फ्री में है जबकि डी ब्रांडिंग एक पेड सर्विस है। ये चीजें होती है मिस कम्युनिकेशन। बट मिसअंडरस्टैंडिंग इज जब आपको कोई चीज बताई जाए और आपको समझ ही उसकी गलत है, या फिर आप मेरे को कुछ बता रहे हो और मैंने वो समझा ही नहीं जो आप बता रहे हो, मैंने अपनी ही एक स्टोरी माइंड में बना ली और मैं उसी के ऊपर चल पड़ा। प्राइम एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूँ, जैसे अक्सर सिबलिंग्स में होता है, बड़ा भाई कुछ बोलता है और छोटा भाई कुछ और समझता है, या फिर छोटे भाई कुछ बोलते हैं और बड़े भाई कुछ और समझ लेते हैं उसको। आपको बोला जाएगा बाजार जाओगे, मक्की की रोटी ले आना तंदूर में बनी हुई, और आप जाकर सीधा गार्लिक नान उठाकर ले आओगे आप। सो दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। सो आई होप ये क्लियर हुआ आपको इन तीनों में डिफरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंडक्ट और Yes, yes. चलो ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि है वर्ड रूट एनालिसिस और प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट वर्ड इज माई और मायो, सेकंड इज नैट, थर्ड इज नैप और फोर्थ इज ऑप्ट। सो फर्स्ट है जो माय और मायो, ये मसल से रिलेटेड है। सो मायोकार्डियम इज द मिडिल मसल ऑफ हार्ट। जो भी वर्ड में कार्डी होगा ना वो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सो मायोकार्डियम इज मायो इज मसल एंड कार्डी इज हार्ट और यम इज मिडल। सो मायोकार्डियम द मिडिल मसल ऑफ हार्ट। मायो मायोएस्थेनिया इज मस्कुलर फटीग और वीकनेस। एंड मायोसिन एक प्रोटीन का नाम है जो कि हमारे मसल के टिश्यूज में होता है। क्लियर है? So let's go to the next one is nat. So nat का है born. So innate is included since birth. Natal is related to birth, जैसे neonatal या natal department. और third is natural. Natural भी natal से related है, gotten at birth या not afterwards. Natural एक ऐसी चीज को कहा जाता है जो आपके अंदर पैदाइश के वक्त से हो, जिसकी आपने ट्रेनिंग ना की हो, वो आपको ऑटोमेटिकली है, जिसपे आपने काम नहीं किया है। सो क्लियर है ये सबको? सो कमिंग टू नेक्स्ट वन इज nav. Nav is related to ship, so navigation type. जैसे navigate is to sail a ship through a place. Naval is related to the navy or warships. Circumnavigate is sail around a place in a circular motion. आप किसी या circular motion में ना भी sail करो आप, लेकिन अगर किसी चीज के इर्द गिर्द आप अपनी कश्ती को चलाओ, दैट इज circumnavigate. Is it clear? So next is opt. अब opt का मीनिंग होता है बेस्ट। opt का एक और मतलब होता है, उसको कहते हैं acquire, ठीक है। बट वो मेजोरिटी opt हम acquire के केस में यूज नहीं करते, बहुत रेयर कंडीशंस है। जैसे opt out is I am acquiring to get away from you. So if I am already getting away from you, why would I say I am acquiring? सो ऑप्ट को अक्सर बेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे ऑप्टिमल इज द मोस्ट डिजायरेबल या बेस्ट, ऑप्टिमाइज इज टू मेक द बेस्ट ऑफ, एंड ऑप्टिमम इज द बेस्ट समथिंग कुड बी, कि कोई चीज कितना बेस्ट हो सकती है, दैट इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमाइज हो गया कि आप उसको बेस्ट बना रहे हो, एंड ऑप्टिमल इज द मोस्ट डिजायरेबल या द बेस्ट। क्लियर है सबको?
Is there anyone who has any questions regarding these? सर ऑप में ऑप्शन भी आ सकता है. हाँ, ऑप्शन भी आ सकता है, उसको हम पढ़ेंगे आगे, बट एज ऑफ नाउ दिस इज ऑप्ट. ओके, यस सर. चलो अभी आगे चलते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ. सो पैरेललिज्म हमारा रह गया था, एक तो पुरानी वाली एग्जांपल जो मैंने गलत कर दी थी, और उसके अलावा 3 जगह जहां हमें पैरेललिज्म देखना चाहिए हर बार और किस तरह से देखना है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लेट्स कम टू द एग्जांपल दैट आई हैव मिस्टेकनली I have done some very minor mistake earlier in the previous session. So this is some of the works planned for the art center in coming year includes building additional seating, improving safety and construction of a new bigger stage. So इसमें हमें यहाँ से पता लग जाता है सम ऑफ द यूज हो रहा है. तो ये जो आगे 3 काम है इसके, बिल्डिंग, इम्प्रूविंग और कंस्ट्रक्शन, ये इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं. और ये तीनों काम क्या है? वन इज वर्ब, बिल्डिंग इज वर्ब, इम्प्रूविंग इज वर्ब, बट कंस्ट्रक्शन इज नाउन. अब इसको करेक्ट कैसे करना है? तो पैरेललिज्म हमने पढ़ा था लास्ट टाइम के सिमिलर इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं या जो काम है या फिर जो नाउन्स हैं उनको सिमिलर फैशन या सिमिलर वे या सिमिलर पैटर्न में लिखना चाहिए हमेशा, फिर आपका सेंटेंस सही रहता है. और ये हर लैंग्वेज का बेसिक है. पैरेललिज्म हर लैंग्वेज में होता है, बट अनफॉर्चुनेटली पढ़ाया नहीं जाता है. ये अक्सर मैंने देखा बिल्कुल नहीं पढ़ाया. मेरे को 12th क्लास तक ये पढ़ाया ही नहीं गया था. मुझे ये अपने बीटेक के टाइम पता लगा कि यार पैरेललिज्म होता है. एंड ऐसा नहीं है कि आपको पैरेललिज्म आता है. जो भी मैं आपको यहाँ ग्रामर की सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे पैरेललिज्म हो गया और इसके अलावा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है, ये चीजें आपको ऑलरेडी माइंड में होती हैं क्योंकि आप बचपन से आज तक यही करते आ रहे हो. लेकिन ये किसी ने आपको अवेयरनेस नहीं दी होती कि आप कर क्या रहे हो. अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा? इसको ठीक ऐसे किया जाएगा कि या तो आप तीनों को वर्ब की फॉर्म में लिख लो जैसे यहाँ पर किया, बिल्डिंग, इम्प्रूविंग और कंस्ट्रक्टिंग, या फिर इन तीनों को आप नाउन की फॉर्म में लिख लो, बिल्डिंग ऑफ, इम्प्रूवमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ. सो आई होप ये क्लियर है सबको. सो कल मैंने यहाँ पर 2 को वर्ब लिखा था, ये मिस्टेक थी. क्लियर है सबको ये? और जो कल नहीं आए थे उनको मैं बता देता हूँ पैरेललिज्म का चक्कर क्या है. किसी भी सेंटेंस में सर्टेन पार्ट होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस इक्वल होती है. सो पैरेललिज्म कहता है कि जिस भी सेंटेंस में जिन पार्ट्स की इंपॉर्टेंस इक्वल है उनको सिमिलर वे में लिखा जाएगा हमेशा. ठीक है. सो फैसल, आपको ये पता लगा कि पैरेललिज्म का क्या चक्कर है? वो हिस्से सेंटेंस की जिनकी इंपॉर्टेंस सेम है उनको सिमिलर फैशन या सिमिलर वे में लिखा जाएगा. अगर ज्यादा डिटेल चाहिए ना, लास्ट वाला लेक्चर का लास्ट पार्ट देखना, लास्ट के उसके आई थिंक 10 मिनट्स देखना, उसमें आपको मिल जाएंगे आराम से. 30 सेकंड सेशन देखोगे आप, उसको बहुत इजीली समझाया हुआ है वहाँ पैरेललिज्म क्या होता है लास्ट के 10-15 मिनट्स में. तो अभी आगे देखते हैं हम जो हमने आज शुरू करना था, दैट इज वेयर वुड यू चेक फॉर पैरेललिज्म. आप देखोगे कहाँ के पैरेललिज्म अप्लाई होना चाहिए और कैसे होना चाहिए. फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी इन यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, सेकंड इज वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एंड थर्ड इज क्लॉजेस. तो आज हम कंसिस्टेंसी इन यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स करेंगे और क्लॉजेस करेंगे. वर्ड्स एंड फ्रेजेस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि उसके साथ मेरे को 5 सेक्शंस और देनी है आपको कि नाउन्स को कैसे देखा जाएगा, वर्ब्स को कैसे देखा जाएगा, और उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें. तो वो चीजें पढ़ाऊंगा मैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस के साथ आपको. बट आज हम कंसिस्टेंसी इन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स का यूज और क्लॉजेस इसको कवर कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद कंसिस्टेंसी इन यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. फिर से एग्जांपल से ही शुरू करूंगा मैं. सो देयर इज दिस एग्जांपल, रोहन इज स्मार्ट, वेल बिल्ट, मस्कुलर एंड हैज ए गुड हाइट. तो पहले आप में से मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस में फोकस किसके ऊपर है? मेन सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा हूं मैं, सब्जेक्ट तो रोहन है, लेकिन उसके अलावा फोकस या इंपॉर्टेंस बराबर किन किन चीजों की है? On the person's height. और उसकी इंपॉर्टेंस किसके साथ बराबर है? वो तो ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, पर्सन हाइट इज इंपॉर्टेंट, बट बराबर किसके साथ है उसकी इंपॉर्टेंस? आप कंपेयर करते हो इंपॉर्टेंस को हमेशा कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज कम. कोई अकेली चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती.
वो हमेशा इम्पोर्टेंट ही रहेगी। मेरे पास 10 ही रुपए का नोट है जेब में, तो 10 रुपए का नोट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास एक 2000 का नोट है और एक 10 रुपए का नोट है, तो मैं 10 रुपए के नोट को इग्नोर कर सकता हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको, बट मेक श्योर नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप सब बताओ। इस टाइम क्या है, मेन इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर हो रही है स्मार्ट, वेल बिल्ट, मस्कुलर और गुड हाइट पे। ठीक है, ये चार ऐसी चीजें हैं रोहन की जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और ये चारों फोकस इंपॉर्टेंट है इस टाइम। ऑथर इन चारों पे बराबर इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, बट ये सेंटेंस एक गलत वे में कंस्ट्रक्ट हुआ है। गलत वे में क्यों कंस्ट्रक्ट हुआ है? क्योंकि स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव, well built is also an adjective, muscular is also an adjective, whereas good जो है वो adverb है। so height का good होना is adverb। ठीक है, तो इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो? ये कौन बताएगा मेरे को? इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो? पैरेललिज्म के हिसाब से ये सारे या तो एडजेक्टिव्स होने चाहिए थे या तो सारे एडवर्ब्स होने चाहिए थे, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बराबर है। so who will let me know कि इसको कैसे ठीक करेंगे? सर टॉलर यूज करेंगे। टॉलर नहीं, टॉल यूज करेंगे। टॉलर तब यूज करेंगे जब रोहन के साथ हम एक और बंदा रखेंगे। सो टॉलर इज द कंपैरेटिव फॉर्म और कंपैरेटिव डिग्री, बट हम टॉल यूज करेंगे। वेरी करेक्ट। एक तो ये है तरीका इसका, रोहन इज स्मार्ट, वेल बिल्ट, मस्कुलर एंड टॉल। तो यहाँ पर हुआ क्या, मैंने सबको एडजेक्टिव की फॉर्म में शो कर दिया। वेरी ग्रेट। सो कंसिस्टेंसी ऑफ एडजेक्टिव्स में पता लग गया कि या तो सारे एडजेक्टिव्स होने चाहिए, और इसी तरह एडवर्ब्स की फॉर्म में भी होगा। इस एडवर्ब्स की एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जेम्स रैन क्विकली, स्वैम वेल एंड वन द कंपटीशन इन अ ब्यूटीफुल मैनर। अब यहाँ पर हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग दिस सेंटेंस? बताओ। देखो वर्ब क्या है यहाँ, एक तो रैन वर्ब है, स्वैम जो है ये वर्ब है, और वन द कंपटीशन दौड़ना वर्ब है, तैरना वर्ब है, और कंपटीशन को जीतना वर्ब है। लेकिन उन वर्ब्स के साथ साथ उनको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? एक क्विकली, दिस इज एडवर्ब। वेल, दिस इज आल्सो एडवर्ब। स्वैम वेल, अच्छे से तैरा। बट व्हाट इज दिस? इन ए ब्यूटीफुल मैनर, वन द कंपटीशन इन ए ब्यूटीफुल मैनर। ये क्या है? ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? Adjective. एडजेक्टिव। वेरी गुड, दिस इज एडजेक्टिव। सो ये है, यहाँ से अब आपको पता लग जाएगा अच्छे से। क्विकली इज एडवर्ब, वेल इज एडवर्ब, बट ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। सो ब्यूटीफुल मैनर इज एन एडजेक्टिव। इसको कैसे करेक्ट करेंगे? इसको हम सबको हम एडवर्ब्स में कन्वर्ट कर देंगे, और एडवर्ब्स में कन्वर्ट करके क्या आएगा हमारे पास? जेम रैन क्विकली, swam well and won the competition beautifully. So quickly is adverb, well is adverb, and beautifully is also an adverb. तो आई होप आपको एक आइडिया हो गया यहाँ से कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है। इज इट क्लियर? Yes. यस सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट इज क्लॉजेस। अब क्लॉजेस पे मेरे को कल एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट्सएप पे कि हम कंपैरेटिव क्लॉज को पैरेललिज्म में कैसे फिट करेंगे। मतलब कंपैरेटिव क्लॉज पैरेललिज्म में फिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव क्लॉज दो या दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन करता है। ठीक है, अब कंपैरिजन का मतलब जो ट्रेडिशनली हम लेते हैं वो है कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। ठीक, विच वन इज बेटर एंड विच वन इज नॉट बेटर। बट द थिंग इज, if you are looking for something which is if you are looking for which one is better and which one is not better between two or more things, then this means you are competing these two or three things. अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजें और आप देख रहे हो कि कौन सी बेहतर है और कौन सी कम बेहतर है, दैट मीन्स आप उनको कॉम्पीट कर रहे हो आपस में, आप उनको आपस में कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये फिर से मैं बोलूंगा ये एक गलतुल आम है जो कि एशियन सब कॉन्टिनेंट में सभी लोग कंपटीशन और कंपैरिजन में मिस्टेक कर जाते हैं। कंपैरिजन आपको नहीं बताएगा कि कौन सी चीज बेटर है और कौन सी चीज नहीं है बेटर। कंपैरिजन आपको दोनों के फीचर्स बताएगा कि क्या दोनों इक्वल है या फिर दोनों इक्वल नहीं है। कंपैरिजन आपको कभी नहीं बोलेगा कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं है।
कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है वो आपको कंपटीशन बोलेगा। तो अभी क्लॉजेस में आपने दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर एक क्लॉज शुरू हुआ और किसी पर्टिकुलर फॉर्म में या पर्टिकुलर फैशन में, तो आपने मेक श्योर करना है कि उस पूरे सेंटेंस में जितने भी क्लॉजेस हैं या बाकी जो पार्ट्स हैं उस सेंटेंस के, वो भी क्लॉज की फॉर्म में ही कंटिन्यू रहेंगे। और दूसरी चीज है कि आपको पैटर्न या वॉइस नहीं चेंज करनी है किसी क्लॉज की, उससे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन खराब हो जाएगा, इनफैक्ट गलत हो जाएगा। सो ये दो रूल समझ आए सबको। इफ वन स्टार्ट्स विद ए क्लॉज, अगर एक सेंटेंस क्लॉज से शुरू होता है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट शुड आल्सो कंटिन्यू विद क्लॉज, तो बाकी पार्ट्स जो होंगे ना वो भी उस क्लॉज के साथ कंटिन्यूटी में होने चाहिए। एंड द सेकंड इज चेंजिंग ऑफ टू अनदर पैटर्न और चेंजिंग द वॉइस विल ब्रेक द पैरेललिज्म। तो क्लॉज का पैटर्न, जैसे मान लो एक सेंटेंस में 3 क्लॉजेस हैं, 3 पार्ट्स हैं उस सेंटेंस के, तो 2 पार्ट्स उसके एक्टिव में है और 1 पार्ट उसका पैसिव में है, तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि उसका पैरेललिज्म टूट जाएगा वहां। और पैरेललिज्म टूटने से उसका इंटेंशन ही टोटल डिफरेंट हो जाएगा, इंटेंडेड कॉन्टेक्स्ट उसका रहेगा ही नहीं। सो ये क्लियर हुआ सबको? इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दीस टू रूल्स? चलो हम देखते हैं फिर आगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। कोच गिल told the students that they should get a lot of sleep, that they should not eat too much and to do some warm up exercises before the game. पहले मुझे ये बताओ आप कि ये सेंटेंस किस किस को पहली नजर में बिल्कुल सही लग रहा है या पहली नजर में गलत लग रहा है किसी को? ये मतलब एक तो सिंपल सा रूल है कि जो एग्जांपल मैं पहले दूंगा वो हमेशा गलत होगी, फिर उसको मैं करेक्ट करूंगा। दिस इज समथिंग एल्स, बट बियॉन्ड दैट ये पहली नजर में किसको सही लगा? देखो मेरे जब ये पढ़ा था ना, मुझे पहली नजर में ये एग्जैक्टली सही लगा था। इज देयर एनीवन एल्स जिसको ये बिल्कुल सही लगा? फैसल आपको सही लग रहा है ये सेंटेंस? पैसिव फॉर्म यूज की और लास्ट वाला जो है ना, लास्ट सेंटेंस है एंड टू डू सम वार्म अप एक्सरसाइजेस बिफोर द गेम, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पहले दिन इसमें शायद ठीक हो रहा है। हाँ, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। देखो है क्या, इस सेंटेंस के अगर हम फोकल पॉइंट देखेंगे ना कि कहाँ कहाँ फोकस हो रहा है, तो एक स्लीप पर फोकस हो रहा है, एक ईट पर फोकस हो रहा है और एक वार्म अप एक्सरसाइजेस पे फोकस हो रहा है। ठीक है, सो स्लीप, स्लीपिंग, ईटिंग एंड वार्मिंग अप आर वर्ब्स। अब इनको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है यहाँ पर क्लॉजेस में? जो पहला क्लॉज है सेंटेंस का कॉमा से पहले तक का, वो है कोच गिल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड गेट ए लॉट ऑफ स्लीप। तो शुड गेट, फिर ये क्लॉज शुड गेट की फॉर्म में है, और दूसरा क्लॉज है दैट दे शुड नॉट ईट टू मच, ये भी शुड की फॉर्म में है, बट द थर्ड क्लॉज इज इन फॉर्म ऑफ टू डू। तो यहाँ पर टू डू क्लॉज यूज हुए हैं, एंड टू डू सम वार्म अप एक्सरसाइजेस बिफोर द गेम, ये यहाँ पर एरर है। अगर तो शुरू में होता ना कोच गिल टोल्ड स्टूडेंट्स दैट दे शुड डू लॉट ऑफ स्लीपिंग, तो फिर उसके आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आती। और इसके आगे नॉट टू ईट टू मच एंड टू डू अ लॉट ऑफ या टू डू सम वार्म अप एक्सरसाइजेस बिफोर द गेम, then this sentence will be absolutely correct, but right now this sentence is incorrect because of the presence of to do clause in they should. they should हर जगह यूज हो रहा है और यहाँ पर to do यूज हो रहा है, तो to do नहीं यूज करना है यहाँ हमें। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? एक चीज है, आप टू डू को यूज ही नहीं करो, उसकी जगह आप दे शुड यूज करो, जैसे बाकी हर जगह यूज हुआ है। कोच गिल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड गेट ए लॉट ऑफ स्लीप, that they should not eat too much and that they should do some warm up exercises before the game. एक तरीका तो इसका ये है इसको ठीक करने का। and the second way is coach Gill told the students that they should get a lot of sleep, not eat too much and do some warm up exercises before the game. So आप they should पहले रखो और उसके बाद they should हटा दो, तो ये भी एक तरीका है इसको ठीक करने का। So is there any confusion regarding these या clear है सबको? Is it clear? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सिमिलर टाइप की एग्जांपल है।
Mary ate burgers, drank soda and was dancing on the movie songs. इसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ तो है इसमें ऑब्वियसली. इसमें क्या गड़बड़ है? सर ate and drank पास्ट फॉर्म है और डांसिंग जो है वो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाता है. हाँ, और ing वाले जो हाँ. फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस है ना. उसको हम जिरंड बोलते हैं, GERUND, जिरंड. ठीक है, तो किसी भी वर्ब के आगे आप ing लगा लोगे, दैट इज कॉल्ड जिरंड. जिरंड एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, तो नहीं सॉरी, जिरंड लैटिन है, लैटिन से ये इंग्लिश में आया जिरंड. जिस और लैटिन में IUM लगता है, यहाँ पर ing लगता है, वहाँ IUM लगता है. डांसियम लैटिन में कहा जाता है, इंग्लिश में इसको डांसिंग बोलेंगे. तो यही इसमें गड़बड़ है. वेरी करेक्ट जिन्होंने भी ये फिगर आउट किया. तो पहला इसके फोकस पॉइंट क्या है? बर्गर, सोडा और मूवी सॉन्ग्स. और उनको एक्सप्रेस कैसे किया जा रहा है? एट, ड्रैंक और डांसिंग के साथ. सो एट और ड्रैंक जो है वो पास्ट फॉर्म्स हैं या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, एट और ड्रैंक. बट डांसिंग इज कंटिन्यूअस फॉर्म और ये एक जिरंड है. तो या तो सारे जिरंड होने चाहिए या फिर सारे पास्ट सिमिलर फॉर्म में होने चाहिए. इसको करेक्ट कैसे करेंगे? Mary ate burgers, drank soda and danced on the movie songs. तो डांसिंग की जगह डांस्ड, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, सबको कंटिन्यूअस में ले आओ. मैरी वॉज ईटिंग बर्गर्स, ड्रिंकिंग सोडा एंड डांसिंग ऑन द मूवी सॉन्ग्स. एक तरीका इसका ये है ठीक करने का. क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? Is there anyone who has any question regarding this? तो आई थिंक आज इतना ही रखेंगे. सो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल फिनिश दिस टॉपिक ऑफ पैरेललिज्म. सिर्फ वर्ड्स एंड वर्ड्स वाला टॉपिक इसमें बचा है और कुछ 5 या 6 पॉइंट्स और हैं जो इसमें ध्यान रखने वाले हैं, वो है. उसके अलावा जो हम लास्ट टॉपिक है हमारे ग्रामर का जिसपे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए वो है प्रोनाउन एग्रीमेंट. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़ा सबने, बट इस आई विश के आप सबको ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए प्रोनाउन एग्रीमेंट का, कि प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या चीज है और कहाँ से आई. So, as always, you guys have been very wonderful. Thank you, guys. In case you have any questions, you have my phone number, you have my email, and you have my WhatsApp number as well. Apart from that, you have link to the videos on the channel. आप किसी भी channel से मुझे reach out करो. So, pray for the best of everyone. We shall meet again on Tuesday. Okay. Bye bye.